अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम रेशो एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लिक्विडिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, उसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ का। होप सो हमारी रेशोज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। एक डेट रेशो है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ क्या होती हैं, इनकी टाइप्स क्या है और ये कंपनी के लिए किस कदर इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको करना क्यों ज़रूरी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो हैं ये कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है। किसी भी कंपनी में जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट करना होता है तो वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट देगी। बेसिक रेशो है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी जितना प्रॉफिट देगी उतने ही शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होंगे और उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए वो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को वो मेजर करते हैं डिफरेंट कंपनीज की, ताकि उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की डेफिनेशन को, कि हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो असेसेस द कंपनीज एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स सेल्स। पहली बात तो यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है ये असेस करेगी कि वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट किस तरह अर्न करेगी, सेल से कितना प्रॉफिट अर्न करेगी, अपने एसेट से कितना प्रॉफिट अर्न करेगी और अपनी इक्विटी से कितना, शेयर होल्डर इक्विटी से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। इसको सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे। फिर ये देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर। अपने शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी जो है वो कितनी वैल्यू जनरेट करती है और क्या करती है कि वो प्रॉफिट कितना जनरेट करती है। इसकी बेसिस पे ही शेयर होल्डर जो है वो अट्रैक्ट होता है। तो इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैंने काफ़ी सारी टाइप्स यहाँ पे डिफाइन की हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और बहुत ही ईजी हैं ये। सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, ठीक है। और मैं एक नाम बता देता हूँ आपको, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। इसमें एक रेशो मिस है, वो है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो वो रिटर्न ऑन एसेट्स है। हम इसको डिस्कस करते हैं और इसका फिर क्वेश्चन भी करते हैं। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इस ग्रॉस प्रॉफिट का क्या मतलब है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको सेल्स गिवन होती है और सीजीएस गिवन होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चीज़ों को बेचने की कीमत। ये मैंने इसका फॉर्मूला डिफाइन किया है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम सेल्स माइनस सीजीएस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कैसे निकलेगा, ये जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको सेल्स गिवन होती है उसमें से आप सीजीएस को माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चीज़ों को बनाने की कीमत, बना के उसको सेल करने तक की जो प्राइस है उसको हम माइनस कर देते हैं अपनी सेल्स में से। सपोज करें कि ये 1 लाख की सेल्स हैं और आपका सीजीएस जो है वो 70,000 है, तो माइनस कर दिया तो जो 30,000 बचा वो आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो सारी की सारी इस सीजीएस के अंदर शामिल होती है। प्रोडक्ट को बनाने से लेके जो स्टोर रूम तक लेकर जाने की जो कॉस्ट है इसमें शामिल होती है। तो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे उसको सेल्स को। अब ये तीनों रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये हमने डिफाइन करना है इनका प्रोपोर्शन सेल्स का। सेल्स का प्रोपोर्शन डिफाइन करेंगे कि कितने प्रोपोर्शन सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो सबसे पहले हम सेल इसकी बात कर लेते हैं, सेल्स माइनस सीजीएस। मैंने एक क्वेश्चन भी डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। हमारे पास सेल्स है 1000 की, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 400, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200, नेट इनकम 140, टोटल एसेट्स 1000 के और टोटल इक्विटी जो है वो हमारे पास 7000 की है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, सेल्स माइनस सीजीएस चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो हमें सीजीएस की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उसको ले लेते हैं 400, हमारे पास कितना है 400 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स हमारे पास वहाँ पे डिफाइन है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में आंसर लेकर आने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 400 को 1000 पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। सपोज करें 40% आ गया, ठीक है। इस 40% का मतलब ये है, ये एक और बात इसमें बड़े आपको जो है वो गौर रखना है, कीप इन माइंड दैट कि जितनी भी ये जो रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, हायर द बेटर रेशियो, जितनी ये हायर होंगी उतनी ही ये बेटर होंगी, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में
ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि ये हाई रेशियो जो हैं वो बेटर होती हैं, क्योंकि कंपनी या शेयर होल्डर जो हैं वो इसी से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। फिर हमारे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, द सेकंड रेशियो इज दैट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का फार्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम ईबीआईटी भी कहते हैं। ईबीआईटी का क्या मतलब है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अभी इस ऐसी इनकम जिसमें से आपने जो है वो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, जो फैक्ट्री में लग रहे हैं एक्सपेंसेस, ठीक है, वेजेस, सैलरीज, ये सब आपने निकाल दिए। इंटरेस्ट और टैक्स अभी इसमें से रिमूव नहीं हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्सेस नहीं, तो उस इनकम को हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। ठीक है, वही फॉर्मूला है, डिवाइड बाय सेल्स करेंगे। ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे गिवन है, जो कि है हमारे पास 200 का। ठीक है, इसी तरह से हम 200 लेंगे, डिवाइड कर देंगे सेल पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जो है वो रेशियो निकल आएगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लेता हूँ, 30% आ रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये 30% आती है, सेल्स का जो प्रोपोर्शन है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो 30% है। एंड द नेक्स्ट वन रेशियो इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो के जो आपके पास इंटरेस्ट और टैक्सेस को, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्सेस को माइनस करने के बाद जो आपके पास इनकम आएगी, उस इनकम को हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकम कहते हैं। तो नेट इनकम आपके पास है, यहाँ पे डिफाइंड है 140 आ रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगी 140 डिवाइडेड बाय सेल्स आपके पास 1000 की है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जो है वो रेशियो निकल आती है। मैं इसको जो है वो कैलकुलेट यूज़ नहीं कर रहा, तो आप इसको करें तो सपोज कर लें कि हम 14% रेशियो आ रही है। ये क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है कि नेट इनकम जो है वो हमारी सेल्स का 14% प्रोपोर्शन है। तो ये जितनी सारी रेशियोज हाई होंगी उतना ही हमें जो है वो इनमें बेनिफिट होगा। ये कॉमन रेशियोज हैं जो कि लाजमी बात है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हर जगह यूज़ होती हैं, हर सब्जेक्ट किसी भी बुक को पढ़ें तो आपको ये जो कुछ रेशियोज हैं ये इतनी कॉमन नहीं है, एक दो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप वो चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये नॉलेज के लिए आपके लिखी हैं। फिर हमारे पास है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसी रेशियो होती है कि कंपनी अब ये चेक करती है कि उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पर कंपनी कितना रिटर्न ले रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितने पैसे जो है वो कमा रही है। इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बट कीप इन माइंड दैट कि जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट को इस प्रॉफिट में से ये अभी रॉ इनकम होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें से इंटरेस्ट और टैक्सेस को अभी हमने माइनस नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हमने वो ली है इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इस कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? इस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि टोटल कैपिटल जितना भी इन्वेस्ट किया है आपने, इस कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आ जाएगा। अब आप इसमें देखें कि आपको सबसे पहले इक्विटी आ सकता है। ठीक है, इक्विटी आपने इन्वेस्ट की, कोई कॉमन स्टॉक आए, कोई प्रेफर स्टॉक आए। ठीक है, फिर डेट इन्वेस्ट हुआ, रिजर्व्स आ जाएंगे, रिजर्व्स आ गया, डेट आ गया। ठीक है, और फिक्टिशियस एसेट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, फिक्टिशियस ये सारी चीजें जो है ये कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, कितना कैपिटल लगा, कितना इक्विटी, डेट, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स, ये सारी चीजें हमें क्या कर रही हैं? ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बता रही है कि टोटल कैपिटल हमने कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इस रेशो को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे एग्जांपल है 10 लाख है जी हमारे पास, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 20 लाख है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालते हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको मतलब बता दिया कि इसमें इक्विटी, डेट, रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि आपका इक्विटी से डेट कितना आया है, प्रेफरेंस शेयर कितने, इक्विटी की कॉमन स्टॉक कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। देन हमारे पास है रिटर्न ऑन एक्विटी। अब हम बात करेंगे इक्विटी पे रिटर्न। इक्विटी किसको कहते हैं? जिसमें डेट शामिल नहीं होगा। ठीक है, जिसमें डेट हमारा शामिल नहीं होगा। अब ये वो इक्विटी होगी जो कि टोटल होगी, जिसमें प्रेफर स्टॉक भी शामिल है और कॉमन स्टॉक भी शामिल है। ठीक है, तो नेट इनकम है हमारे पास, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या है? मैंने आपको बताया कॉमन भी होगी और
प्रेफरेंस वाली भी होगी, लेकिन हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे मैंने दूसरा फॉर्मूला भी साथ इसके लिख दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट। इसमें डेट शामिल नहीं होता, इक्विटी होती है सिर्फ, जिसमें कॉमन स्टॉक का प्रेफरेंस शेयर या रिजर्व वगैरह आ सकते हैं, ये डेट इसमें शामिल नहीं होगा। सो वी कैन से दैट द शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। नेट इनकम को जब हम शेयर होल्डर इक्विटी पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास इनकम आ जाती है। जैसे कि 140 हमारे पास नेट इनकम है। नेट इनकम वो वाली इनकम जिसमें से इस इनकम में हमारे पास टैक्स और इंटरेस्ट हमने माइनस नहीं किया, इसमें से माइनस है, ये नेट इनकम है, ठीक है। डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर इक्विटी पे, हमारे पास ये जो इनकम, ये रेशो आ जाएगी। ओके, फिर हमारे पास है रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी। अब ये जो रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी है, इस कॉमन इक्विटी का मतलब ये है कि जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं, जिसमें प्रेफरेंस बी माइनस डेट डिडक्ट हम कर चुके हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, सिर्फ कॉमन स्टॉक होल्डर्स होंगे। उसकी हम इनकम जानना चाह रहे हैं। कंपनी ये जानना चाह रही है कि कंपनी जो है ये अपने कॉमन स्टॉक इक्विटी होल्डर्स को क्या पे करती है, कितना प्रॉफिट पे करती है। इसका फार्मूला क्या होगा, अर्निंग फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, ओनली कॉमन स्टॉक होल्डर्स, या फिर नेट इनकम, ठीक है, जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी कॉमन। इसके अंदर अगर इसको मैं एलेबोरेट करूं कि इसमें क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर कॉमन इक्विटी में, इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें से हमने डिडक्ट कर देने हैं डेट भी, ठीक है, इसमें से डेट भी डिडक्ट होगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कॉमन इक्विटी रह जाएगी जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास होगी। इस अब कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी को या अर्निंग को, जो नेट इनकम हमारे पास होगी, उसको डिवाइड कर देंगे हम कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी पे या शेयर होल्डर इक्विटी फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास रेशो आ जाती है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो रेशो है वो आ रही है 20%, ठीक है। ये हमारे पास रेशो आ रही है 14%, ये हमारे पास आ रही है 20%। कंपनी अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को 14% उसकी रेशो आएगी, वो पे कर रही है, ठीक है। और ये टोटल इक्विटी की हमारे पास रेशो आ रही है। बहुत ही सिंपल और आसान फार्मूले हैं, जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दिया कि रिटर्न ऑन इक्विटी टोटल इक्विटी पे और रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी सिर्फ कॉमन स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी पे हम ये फाइंड आउट करते हैं। द नेक्स्ट रेशो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेशो, दैट इज द अर्निंग पर शेयर। दिस इज आल्सो कॉल्ड द EPS, अर्निंग पर शेयर। दैट रेशो, जिस रेशो के अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी अपने एक शेयर पे टोटल कितनी अर्निंग कर रही है, ठीक है। जैसे कि कंपनी का एक शेयर जो है वो 20 रुपीज़ का है और कंपनी उस पर 5 रुपये या 6 रुपये अर्न कर रही है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्निंग पर शेयर को फाइंड आउट करते हैं। अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास नेट इनकम होना जरूरी है या कॉमन स्टॉक होल्डर अर्निंग्स होना जरूरी है, जो सिर्फ कॉमन स्टॉक होल्डर के लिए होगी। डिवाइड हम किस पे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। बड़ी गौर से बात सुनिएगा, जैसे कि यहाँ पे टोटल इक्विटी लिखा हुआ है 700, ठीक है। अब ये 700 टोटल इक्विटी है, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स हों 200 के, तो हम इसको 200 इसमें से माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर जो हैं, तो ये 500 की रह जाएगी कॉमन इक्विटी। नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, जितने भी कॉमन स्टॉक के शेयर्स आपने इशू किए हुए हैं वो इसके अंदर आएंगे। जैसे कि 140 आपकी इनकम हो और कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग आपके पास हो 500 का, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 8 रुपये आ रही है, ठीक है। ये रुपीज़ हैं, 8 रुपीज़ है, ठीक है। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम ये जो है वो अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हैं, ये रुपीज़ के अंदर आंसर आपका आएगा। होप सो को आपको क्लियर हो गया होगा। फिर डिविडेंड पर शेयर, कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है EPS में कि अर्निंग कितनी कर रही है, और DPS के अंदर डिविडेंड पर शेयर, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कॉमन स्टॉक खरीदा है, कंपनी उनको कितना पे करी, ये कंपनी की टोटल इनकम है, ठीक है। कि कंपनी एक शेयर पे जो है वो 8 रुपये अर्न कर रही है, लेकिन कंपनी पे कितना कर रही है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड पर शेयर फाइंड आउट करते हैं। डिविडेंड पर शेयर फाइंड आउट कैसे करते हैं, डिविडेंड पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पे टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कि कंपनी ने कितना इक्विटी होल्डर्स को, अपने कॉमन स्टॉक इक्विटी होल्डर को पे कितना किया। जैसे कि 60,000 कंपनी ने 60,000 पे किए हैं अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, ठीक है। और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये साल में कर सकती है, इंटरम में भी कर सकती है, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड कितने हैं वो सपोज कर लेते हैं 20 रुपये, 20,000, ठीक है।
तो इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 रुपीज़ आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि कंपनी 60,000 रुपये अपने डिविडेंड्स को पे कर रही है और उसके टोटल शेयर हैं 20 रुपये। तो कंपनी एक शेयर पे जो अपने स्टॉक होल्डर्स हैं उनको 3 रुपये पे करती है। उनको कितना प्रॉफिट देती है, डिविडेंड देती है, वो 3 रुपीज़ देती है। अर्न कितना कर रही है, 8 रुपीज़। 8 रुपये वो अर्न करती है और 3 रुपये जो है वो अपने, बाकी क्या वो रिजर्व में रख लेती होगी, उसको कहीं इन्वेस्ट कर देती होगी, फ्यूचर में कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसको सेव कर लेती होगी। तो हम यहाँ पे यही अंडरस्टैंड करेंगे अर्निंग पर शेयर और जो डीपीएस है, डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कंपनी की टोटल अर्निंग के कंपनी अर्न कितना कर रही है अपने शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, और डिविडेंड पर शेयर कंपनी पे कितना कर रही है अपने इक्विटी स्टॉक होल्डर्स को। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लास्ट रेशियो जो मिसिंग है वो है हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब यह है कि कंपनी अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके टोटल कितनी अर्निंग जनरेट कर रही है। नंबर ईच सेल्स डॉलर ऑफ एसेट, जो एसेट पे स्पेंड करती है उससे कितने प्रॉफिट जनरेट करती है, और जितना वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी उतना ही उस कंपनी के लिए जो है वो बेटर है। अभी हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का, कि आपके पास नेट इनकम है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एसेट्स, टोटल एसेट्स, जो कि आपको गिवन है। नेट इनकम भी गिवन है 140 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 1000 गिवन है। तो आप इस रेशियो को कैलकुलेट कर लें, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 के साथ, ये परसेंटेज में आपके पास जो है वो रेशियो आ जाएगी 140 को 1000 पे डिवाइड करने के बाद। तो आप इस तरह से रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इस रेशियो का मतलब ये होगा कि कंपनी अपने एसेट्स को कितने बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके प्रॉफिट को जनरेट कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर ये रेशियो कम होगी तो इसका मतलब ये है कि कंपनी एफिशिएंटली अपने सोर्सेज को, अपने एसेट्स को यूटिलाइज नहीं कर रही। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, जिसमें डिफरेंट रेशियोज को डिस्कस किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपको रेशियो ना समझ आई हो प्रॉफिटेबिलिटी की, यू कैन आस्क ऑन द कमेंट्स, और आप इंस्टा पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।